दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 28 सितंबर, जिसका करंट अफेयर आज हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज का करंट अफेयर रोज़ के करंट अफेयर से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आज हम एक टेस्टिंग पर्पज़ से इस करंट अफेयर को बनाने जा रहे हैं, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रख करके ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, ताकि आपके परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से चीज़ें आपको दी जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, क्योंकि परीक्षा में आजकल इसी तरह के पैटर्न वाले प्रश्न बन रहे हैं, ताकि आप जो है उनको हल कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौभाग्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौभाग्य योजना दोस्तों, ये योजना कोई आज की नहीं है, बहुत पहले आई थी योजना। 2017 में योजना आई थी और यही सितंबर का महीना था। ठीक है, सौभाग्य योजना आपने सुना होगा। इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री ने सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत किया था, कि भारत के हर घर तक बिजली की पहुंच आसानी से हो सके। तो 2017 वाली योजना है और वही योजना यहाँ भी दे रहा है। तो पहला कथन दे रहा है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील बिजली कनेक्शन प्रदान करना है, मतलब कि गांव-गांव तक, हर घर तक बिजली का कनेक्शन दे देना है। ठीक है, यह आपका पहला कथन है। दूसरा कथन दे रहा है कि विद्युत मंत्रालय योजना का कार्यान्वयन प्राधिकरण है, मतलब कि इसको कार्यान्वित करने का श्रेय जो है वो विद्युत मंत्रालय को जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका दूसरा वाला कथन और पहला वाला कथन दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत मंत्रालय जो है वो ये कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। बात आती है कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पहला ये पूछा जा सकता है कि ये योजना कब स्टार्ट किया गया। तो याद रखिए, सितंबर 2017 में स्टार्ट किया गया था। सौभाग्य योजना इसका नाम था, और इसी के तहत जो है एक कोटेशन लाइन जो चल रही थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी घरों में और ग्रामीणों के साथ साथ शहरी लोगों को भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग गाँव और शहर हर जगह पर बिजली के कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक रूप से घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, और 24x7 यानी 24 यानी कि 24 घंटे बिजली, और 7 मतलब हफ्ता के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन आपको जो है बिजली प्राप्त हो, तो उसके लिए विद्युतीकरण करना। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता होगा कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल आते हैं, तो आप योजनाओं के बारे में 2-4 लाइन अलग से भी याद रखें। जैसे कि बिजली की बात आ रही है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया, तार हो गया, मीटर हो गया। तो ये जो बिजली के उपकरण होते हैं, इनमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी है। और दोस्तों एक और आपने योजना का नाम सुना होगा, डिस्कॉम योजना है, जिनमें बिजली क्षेत्र को भी शामिल किया गया था, या जो आपकी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां थी उनको भी वित्तीय सहायता दिया जा रहा था इसके तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल है। ये की योजना है दोस्तों, फेम योजना। ठीक है, शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। लोग फेरा और फेमा, अगर आपको याद आ रहा है दोस्तों, तो वो गलत है। वहाँ पर फेरा फेमा जो आप पढ़ते हैं वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, और उसके बाद जो फेमा आया, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से आया। ठीक है, वो अलग है, फेरा फेमा। ये फेम की बात कर रहा है। फेम एक योजना का नाम है, और कह रहा है कि फेम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, आपको बताना सत्य कौन सा है। पहला कथन दे रहा है कि इसका उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देना है। और दूसरा दे रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना के प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो आपको नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों दोनों कथन फिलहाल तो सही है। बात आती है कि फेम योजना है क्या। तो दोस्तों फेम योजना के तहत याद रखेगा, अच्छा एक चीज़ तो आप मान रहे हैं ना कि अगर भारत को सतत विकास करना है, तो भारत में जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उस पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करना चाहिए। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही भारत में डीजल गाड़ियां पूरी तरह से बंद कर दी गई, मतलब कि अब जो नया प्रोडक्शन होता है उसमें डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल और केवल जो है पेट्रोल गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है। और आगे भारत सरकार चाह रही है कि CNG वाली गाड़ियाँ और जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ और जो हाइब्रिड हैं, ये गाड़ियाँ मार्केट में बनी रहें, बाकी डीजल और पेट्रोल से
निर्भरता सरकार समाप्त करना चाह रही है और उसी के लिए ये योजना लाया गया है। तो बेसिकली जो फेम योजना है दोस्तों, इसके तहत जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन निकाल देना मार्केट में बड़ी बात नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कहाँ होंगे? जैसे आज पेट्रोल पंप हैं तो आप अपने गाड़ी में तेल भरा लेते हैं, लेकिन जब पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ ही नहीं होंगी और मार्केट में रोड पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, तो भाई वो उनका अगर चार्जिंग कहीं खत्म हो गया तो क्या करेंगे? घर कैसे जाएंगे? तो ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से जो है चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दिया जा रहा है। मतलब जिस तरह से पेट्रोल पंप होते हैं इसी तरह से जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और जो है वहाँ पर गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इसी क्रम में सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दिया है और साथ ही साथ उसके लिए चार्जिंग स्टेशनों को भी 241 चार्जिंग स्टेशन है, कई सारे राज्यों को मिला करके हैं फिलहाल, लेकिन वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छा खासा अमाउंट, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का समथिंग का बजट है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये देखिए लिखा है 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 1 अप्रैल 2019 को ये फेम योजना का दूसरा चरण जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसका फेज़ 1 दोस्तों, ये मोदी सरकार जब 2014 में बनी थी, उसके बाद 2015 में फेज़ 1 आ चुका था, ठीक है। और अब जाकर के फेज़ 2 आया है, ठीक है। और ये फेज़ 2 अब चल रहा है। फेज़ 1 तब से चल रहा था और ये चला है 31 मार्च 2019 तक। उसके बाद जा कर के फेज़ 2 पे काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, कह रहा जिमेक्स भारत और किस देश के बीच में एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। यानी जो जिमेक्स होता है, जिमेक्स नाम की एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये नौसेना की एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि किस देश के साथ होता है, तो जिमेक्स जापान के साथ होता है, ठीक है। जिमेक्स याद रखिए अरब सागर में होता है और जापान के साथ होता है। अच्छा एक चीज़ केयर करिएगा दोस्तों, अगर आप जापान से भारत की तरफ आएंगे तो बंगाल की खाड़ी साइड जापान पड़ता है, जबकि ये जो प्रोग्राम होना है ना ये अरब सागर के साइड हो रहा है, ठीक है। तो अरब सागर में जिमेक्स का चौथा संस्करण स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसके पहले जो है 2019 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2019 में अब हो रहा है। ये जनरली यही अक्टूबर महीने में होता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो वो जो है आयोजित हो रहा है इस बार, तो उसको भी याद रखेगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है अभी के लिए, तो इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये बड़ा स्पेशल है दोस्तों और इसको याद रखेगा, परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व जोखिम सूचकांक दोस्तों, जोखिम में जो सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो है 89। कितना? 89, यानी 89वां रैंक है। और सबसे बुरी बात है दोस्तों कि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में भारत जो है चौथा सबसे ज़्यादा जोखिम वाला देश है। और जो कंपैरिजन हुआ है, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं लाइक श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया और मालदीव हो गया, इनको क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है और भारत को चौथा स्थान मिला है। मतलब भारत में जोखिम बहुत ज़्यादा है। और बगल में देश है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मतलब वहाँ कुछ भी जोखिम नहीं है। जो जोखिम है वो भारत में ही है। 181 देशों को जो इसमें जारी किया गया था सूची, और जिसमें से भारत का स्थान कौन सा आया है? 89वां स्थान आया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप इतनी बातें याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने लायक यहाँ पर चीज़ें नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको ज़बरदस्ती की कोई चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ जितना बताऊँगा उतना आपको फैक्ट बताऊँगा। इतनी बातें कम से कम आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के तट के किनारे सैकड़ों व्हेल मर गई हैं, ठीक है। व्हेल दोस्तों क्या होती है? याद रखिएगा एक स्तनधारी जीव है, ठीक है। और सैकड़ों व्हेल मरने का मतलब समझ रहे हैं, ये कितनी बड़ी दुर्घटना है, ठीक है। और ये दुर्घटना हुई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के पास में आपने तस्मान सागर का नाम सुना होगा, वहाँ पे एक देश है तस्मानिया, ठीक है। तो उसके पास में तस्मानिया के तट के किनारे ही सैकड़ों की संख्या में व्हेल मर गई हैं, ठीक है। और इनकी खासियत होती दोस्तों कि जहाँ भी रहती ग्रुपिंग में रहती, मतलब अगर एक जाकर के किसी वजह से कहीं फंस गई है ना तो बाकी सब भी फंस जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो तस्मानिया में ऐसा हुआ, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक स्टडी 91 का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, मैं चाहूँगा जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपकी तैयारी इसके माध्यम से और भी बेहतर हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने वाला है, ठीक है। ये 10 प्लास्टिक पार्क दोस्तों कौन सा मंत्रालय स्थापित करने जा रहा है? संस्कृत मंत्रालय। देखिए संस्कृत मंत्रालय तो कभी भी प्लास्टिक पार्क तो बनाएगा नहीं, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न
का उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस तरह के प्लास्टिक पार्क जो है बनाना शुरू किया है और कई सारे राज्यों को चूज़ किया है, जिसमें से आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके अलावा है उड़ीसा है और तमिलनाडु है, झारखंड भी है, और आपका जो नया वाला उत्तराखंड अलग हुआ था वो भी है, असम है। तो कई सारे राज्यों में मिला जुला करके 10 प्लास्टिक पार्क बनाने जा रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा आपने प्लास्टिक गांव भी बनाए जा रहे थे, वो मध्य प्रदेश में बन रहा था। 2 गांव वहाँ पे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा उस गांव का नाम क्या है। आई थिंक कुछ बिलौआ करके समथिंग गांव था, 1 मिनट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क, तमोट और बिलौआ दिख रहा है आपको। तमोट यहाँ पर देखिए दे रहा है और बिलौआ दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके यहाँ पर जो है स्टार्ट किया है, स्टार्टअप लिया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है और डीवी सदानंद गौड़ा के नेतृत्व में ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अभी तक ये भारत में नहीं था और ये अभी बन गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी। ठीक है, अभी तक दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हुआ करता था, जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन कहा जाता था। अब भारत में नया जो है चिकित्सा शिक्षा नियामक प्राधिकरण यहाँ पे बना है। ठीक है, जिसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है स्थान को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखेगा। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 10 के आसपास जो है मेंबर होते हैं और 22 जो हैं वो अंशकालिक मेंबर होते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक नहीं होते, 22 होते हैं अंशकालिक में। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके 23 लोग हो गए, एक अध्यक्ष, 10 जो है पदेन सदस्य हो गए और 22 जो हैं अंशकालिक हो गए। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिए हो सकता है आपके काम लायक 2-4 लाइन और भी मिल जाएं। 2019-20 के लिए जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विचारों और नवाचार के दिवालियापन के कारण क्या हैं? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इस सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ताकि एज ए टेस्टिंग मोड के लिए अभी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, जब आप बताओगे कि हाँ आपको इस तरह के प्रश्न सीरीज कैसे लगते हैं, वैसे मुझे पता है कि जो लोग भी वनडे की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये सीरीज़ थोड़ी सी कम पसंद आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे यही प्रश्न आप देख लो, 2019-20 के लिए जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विचारों और नवाचार के दिवालियापन के कारण क्या हैं? ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। फिलहाल देखिए, कर सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास में कम निवेश। ठीक है, तो दिवालियापन का कारण ये बता रहा दोस्तों कि अच्छा आप ऐसे समझ लो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एकदम मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। आप ऐसे समझ लो कि अगर भारत में इनोवेशन की बात कर दें, विचारों और इनोवेशन की बात कर दें, तो आप देख पा रहे हैं कि जितना इनोवेशन होना चाहिए या जितना इनोवेटिव होना चाहिए भारत, उतना है नहीं। पूछ रहा कारण क्या है? तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि इसका कारण ये हो सकता है, जो पहला वाला दे रहा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के द्वारा जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मतलब ना तो सरकार ही कायदे से ध्यान दे पा रही है इनोवेशन के ऊपर, ना ही प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, तो ये कारण बन सकता है। दूसरा लिख रहा है कि उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति। आप देख रहे हैं भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है, लगातार शिक्षा की स्थिति भारत में आपको गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। तीसरे में दे रहा है कि अनुसंधान और विकास के लिए जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं अवेलेबल है। तो इन सभी वजहों से जो है इनोवेशन जो है वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ देखिए दे रहा है पहले वाले लाइन में कि चीन ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट दर्ज किया है, इसके बाद अमेरिका और जापान का स्थान है। भारत बहुत पीछे इन सब मामलों में। दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, वहाँ पर एक दिव्यांग खेल केंद्र बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है आपका ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में दोस्तों एक से बढ़कर एक किले हैं। ठीक है, सबसे सुंदर किले जो हैं पूरे भारत में वो ग्वालियर में है, याद रखेगा। और यहीं पर एक विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ बनता है। ठीक है, फिलहाल तो विकलांगों के लिए बन रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार है, ठीक है, और वो उसके नेतृत्व में काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्वालियर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों की मदद से उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए एक व्यापक योजना लाना है। यह किसकी पहल है, ठीक है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बताना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि इस बार जो महात्मा गांधी जयंती आने वाली 2 अक्टूबर को, इसमें प्रधानमंत्री जी एक शिखर सम्मेलन करने वाले हैं जिसका नाम है वैभव। आपको दिख रहा है इमेज में यहाँ पर, ठीक है। वैभव, वैभव का मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वैभव का। तो ये वैभव जो है ये 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शुद्धा ही बुद्धि किल काम निधुनो, ठीक है। ये इसका जो है टैगलाइन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और मोदी जी जो है इसको अनाउंस करने वाले हैं, इस पर बातचीत करने वाले हैं, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेगा जो भारतीय शोधकर्ता हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ज्ञान और बाकी सारी चीज़ों पर जो है काम किया जाएगा, ताकि आगे जो आने वाले समय में जो चुनौतियां उनके सामने, उन पर जो है खाका बनाया जा सके, उन पर एक प्लानिंग किया जा सके, ताकि समस्याएं ना आने पाए। क्योंकि यह वैभव जो है शिखर सम्मेलन, ये स्पेशली उभरती हुई चुनौतियों को हल करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कहा जाता है ना कि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा है, जो उद्यमिता है वो कितना अच्छा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है, जो एजुकेशन है वो कितना अच्छा है, भाई ये सब डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। कुल मिला जुला के सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है, और उसको करने के लिए इस तरह के पहल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही होने वाला है वो उत्तर होने वाला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शैक्षणिक संगठन, ठीक है। यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ये उसकी एक पहल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रखिएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करेगा, और जब आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पैटर्न बिल्कुल बदल सा रहा है। तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा डीप में जाके पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।